अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में जो है हम सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है इसमें जो सेल है ये यूनिट है एक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला सेल बायोलॉजी है, दूसरा सेल साइकिल और तीसरा बायोमॉलिक्यूल्स है। तो हम जो है पहला चैप्टर डायरेक्ट सेल बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक रिवीजन टाइप वीडियो है फॉर दोस्त जिनने एक बार एनसीईआरटी रीड करी है अच्छे से और अब क्विकली एक ग्रैस्प लेना चाहते हैं एनसीईआरटी का, जितने भी फैक्ट्स है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, इस वीडियो में जो है सारी इन्फॉर्मेशन एक एक ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर किया जाएगा, बट स्पीड ऐसी होगी कि यू नीड टू रिवाइज द एनसीईआरटी वंस अगेन, बट इससे आपकी चीज़ें काफ़ी आसान होगी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। उससे पहले जो है हर यूनिट के पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, तो उससे भी कभी कभार क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स लुक एट दैट। नाउ you have to remember that the physicochemical approach to study and understand living organisms इस वाली बायोलॉजी को बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द साइंटिस्ट दैट इज जीएन रामाचंद्रन, और इसका लाइफ स्पेन याद रखो तो ठीक है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रामाचंद्रन ने किया क्या वो इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली फिजिस्ट था। उसके बाद ही डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिक्स ऑफ कोलेजन। ये बहुत बार आ चुका है एंड पब्लिश्ड इन नेचर इज अ नेम ऑफ अ मैगजीन जिसमें पब्लिश किया गया था और जिसको बोला गया था रामाचंद्रन प्लॉट। सो ट्रिपल हेलिक्स ऑफ कोलेजन रामाचंद्रन, ठीक है। एंड दिस इंफॉर्मेशन यू आर इंटरेस्टेड, फिर आपको ये लिनियस पॉलिंग के साथ जो इसने कोलैब किया था उसके बाद इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लेना, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन एंड दैट मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द टिश्यू ऑफ बॉडी। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन, दैट इज इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम ग्रॉसली सेल को देखें तो इसमें जो है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस जो बीच में है, और तीसरा साइटोप्लाज्म जो बीच में है, ठीक है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, ठीक है। नाउ द सेल मेम्ब्रेन जो है, cell membrane surrounds the cell and controls the substance that go into and out of the cell, ठीक है। all organisms are composed of cells, some are composed of a single cell, उनको हम क्या बोलेंगे? unicellular organisms, while others like us composed of many cells, हमको क्या बोलते हैं? multicellular। now unicellular organisms जो है इनके 2 फीचर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो सेल का पहले आपको पता है, और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, तो एक ही सेल सारे काम करती है उस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। नाउ एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, दैट complete structure of a cell membrane, nucleus and the cytoplasm, does not ensure independent living, hence cell is the fundamental structural and functional unit of life। so इससे आपको पता चल गया कि सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे कम अगर हम इसके पार्ट्स ले सेल से कुछ भी कम हो तो उसमें जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नाउ ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं किसी ब्लैक के बगैर किसी कलर में लिखूंगा तो वो वाली इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो क्वेश्चंस आस्क्ड भी होते हैं और पूछे भी जाते हैं इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। नाउ लिनियस पॉलिंग जो है, he was the first living cell was फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड बाय एंटन वन लीवनहॉक, ठीक है। सो एंटन वन लीवनहॉक ने पहली लिविंग सेल डिस्क्राइब की थी और देखी थी, और न्यूक्लियस जो है इट वाज लेटर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो दोनों साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। नाउ कमिंग ऑन द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी इज अ थ्योरी पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है कि ये किसने दी थी? दिस वाज टुगेदर फॉर्मुलेटेड बाय श्लीडन एंड शावान, ठीक है। ये आपको याद रखना है। श्लीडन ज़ूलॉजिस्ट था या बॉटनिस्ट, शावान ज़ूलॉजिस्ट था बॉटनिस्ट, वो आगे हम देखेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू विच, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। इन 1838, दिस डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, माल्थस श्लीडन, जो मैंने यहाँ पे श्लीडन बोला, ये एक बॉटनिस्ट था और जर्मनी का था। एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स, बॉटनिस्ट था तो प्लांट सेल्स को ही इसने एग्जामिन किया होगा। एंड ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड फॉर्म्स द टिश्यू ऑफ प्लांट। अंडरस्टूड। तो श्लीडन जो है ये क्या था? ये था बॉटनिस्ट। तो शावान क्या हो गया? ज़ूलॉजिस्ट। नाउ आफ्टर दिस at about the same time, Theodore Shawan, which was a British zoologist, studied different types of animal cells. तो obviously animal cells को इसने study किया होगा and reported that cells had a thin outer layer which is today known as cell membrane, plasma membrane. So plasma membrane को किसने पहली बार देखा था? एनिमल सेल्स में किसने? शावान ने, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज, शावान की स्टडीज़ के बेसिस पे उसने बोला कि जो प्लांट टिश्यू होता है उसमें सेल वाल होता है और वो कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लांट सेल्स में ही। मतलब जो ये ज़ूलॉजिस्ट था, ज़ूलॉजिस्ट ने एनिमल सेल्स को एग्जामिन किया, उसने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके बावजूद जो है उसकी स्टडीज़ के बेसिस पे उसने ये भी कंक्लूड किया दैट
The presence of cell wall is a unique character of plant cells. On the basis of this, Shaman proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant cells are composed of cells and products. Now, this theory जो है, however, did not explain as how new cells are formed. नई cells कैसे बनती है वो श्लिटर एंड शामान ने नहीं बोला. तो रुडोल्फ विर्को आ गया मैदान में in 1855, रुडोल्फ विर्चाउ. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम उसने क्या बोला, दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दैट इज जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं यही डिवाइड करके जो है नई सेल्स बनाती हैं. इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑमनीसेल्युला ई सेल्युला. ठीक है. नाउ रुडोल्फ विर्को जो है ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ श्लिटर एंड शामान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप. और इसके अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स क्या है. सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, जो श्लिटर एंड शामान ने ही बोला था. और इसने ऐड क्या किया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो ऑमनीसेल्युला ई सेल्युला इज गिवन बाय रुडोल्फ विर्को. नाउ ओवरव्यू ऑफ सेल में हम क्या देखेंगे. इनसाइड ए सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जो मैंने आपको पहले दिखाया. द न्यूक्लियस कंटेन्स, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए. तो ये अगर न्यूक्लियस होता है, देखो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल ऐसे होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, दिस थ्रेड्स. अब जब सेल डिवाइड करने लगती हैं, ये जो थ्रेड्स होते हैं, जो क्रोमैटिन होता है, ये एक डेफिनेट शेप लेती हैं. और उस डेफिनेट शेप, डेफिनेट स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आटा है, आटा आप ले लो, आप आटा आपने गोंदा, तो उसमें जो आपको फाइनल जो बनता है, तो वो आप मान लो क्रोमैटिन है. अब अगर आपको रोटियां बनानी होती है तो आप उसके पेड़े बनाते हैं ना, तो उन पेड़ों को आप माने वो पेड़े क्या है, वो पेड़े क्रोमोसोम्स हैं एट द टाइम ऑफ डिवीजन. और वैसे एज अ होल वो जो होता है डफ, वैसा ही होता है क्रोमैटिन. दैट इज इरेगुलर. नाउ सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. अब देखो यार, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, आपको ये डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 मिनट लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं नाम में क्या रखा है इस यूकैरियोटिक सेल में. यू मतलब हो गया ट्रू, कैरियन हो गया न्यूक्लियस. तो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रो होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता. ये जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन ऐसे ही साइटोप्लाज्म में होता है. ठीक है. इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म occupies the volume of the cell. You know this. The cytoplasm is the main site where cellular activities of both animals and plant cells take place. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in living state, right? Now besides the nucleus, eukaryotic cell जो है उनमें other membrane bound organelles भी होते हैं, जो हम आगे देखेंगे और आपको आइडिया भी होगा, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स. एंड फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी apparatus, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स. ठीक है. नाउ प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, दे लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. तो अभी तक आपने क्या क्या देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस. यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता. यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती. नाउ राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल्स है जो दोनों में कॉमन होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले ही आपको बता दूं, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है सेल में. इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. तो मैंने आपको क्या बोला, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. तो अगर कोई ऑर्गेनेल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके चांसेस है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी हो सकती है. नाउ दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल ऑफ बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक. बट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो ये राइबोसोम्स होते हैं, दे डिफर. ठीक है. वो हम आगे देखेंगे, किन में 80s होता है, किन में 70s होता है. विद इन द सेल राइबोसोम में जो होते हैं, दे आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो इन अदर ऑर्गेनेल्स. सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं, बल्कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो सकते हैं. ये हम आगे देखेंगे. एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम. एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम भी होता है. सेंट्रोसोम किस लिए होता है एनिमल सेल्स में? सेल डिवीजन के लिए. ठीक है, सेल डिवीजन के लिए. अब देखो यार, आपने क्या पढ़ा अभी तक? आपने अभी तक देखा कि सेल वॉल किस में होता है? सिर्फ प्लांट सेल में होता है. लेकिन एनिमल सेल में भी ऑर्गेनेल एक होती है जो कि प्लांट सेल में नहीं होती, वो होता है सेंट्रोसोम. ठीक है. नाउ सेल्स डिफर ग्रेटली इन शेप, साइज एंड ये हम देखेंगे डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज ऑफ सेल. इसमें आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देखना होता है. स्मॉलेस्ट सेल अगर आपको कोई बोलेगा कौन है, दैट इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता. ठीक है. जिनका साइज है कितना? ओनली 0.3 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर. ठीक है. एंड लेंथ 10⁻⁻6 इन लेंथ. वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि माइक्रोमीटर कितना हो गया. वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर. अब लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आरबीसीज का साइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है. ठीक है. आरबीसीज का साइज जो है वो आपको याद होना चाहिए. देखो, जब भी हम सेल की स्टडी करनी होती है तो वी सिलेक्ट आरबीसीज. क्यों? क्योंकि आरबीसीज जो होता है, आपको मैच्योर आरबीसीज जो होता है, फॉर एग्जाम्पल उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, उसमें बाकी ऑर्गेनिज्म भी नहीं होती. क्योंकि आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन
ट्रांसपोर्ट, तो वो ज़्यादा स्पेस जो है उसको रखती है रिजर्व्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एंड इट इज़ वेरी एक्सेसिबल एंड इट इज़ वेरी easy to conduct studies on RBC whether we have to examine the membrane. So RBCs are to be selected whenever we have to examine a cell. ठीक है, अब नर्व सेल जो होते हैं, they are some of the longest cells, ये आपको फैक्ट पता ही होगा. Cells also vary greatly in the shape. ठीक है, ये डिस्क शेप लाइक हो सकती है, पॉलीगनल हो सकती है, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, ट्रायंगल, ये क्या है, इरेगुलर. हाँ, तो ये आपको यहाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अब द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इंटेस्टाइन में एंटीरोसाइट्स ले लो. एंटीरोसाइट्स आर द सेल्स प्रेजेंट ऑन द इंटेस्टाइन. उनमें क्या प्रेजेंट, उनमें विलाई प्रेजेंट होता है. क्यों, ये एक शेप अटेन कर ली ना इन्होंने, वो विलाई क्यों प्रेजेंट होता है, सो दैट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए. सरफेस एरिया इंक्रीज होने का मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए न्यूट्रिएंट्स, वाटर. ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में आपको यह याद रखना है, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. तो बैक्टीरिया आपको पहले से ही पता था, माइकोप्लाज्मा अभी मैंने बोला था, ब्लू ग्रीन algae और पीपीएलओ. ब्लू ग्रीन algae ट्रू algae नहीं होती. ट्रू algae आपने पढ़ी होगी कहाँ पे, प्लांट किंगडम में. तो प्लांट किंगडम तो यूकैरियोटिक सेल है. तो ब्लू ग्रीन algae, ये algae नेम मिसनॉमर है इसमें, तो आपको याद रखना है कि ब्लू ग्रीन algae क्या है, ब्लू ग्रीन algae बैक्टीरिया है, ये algae नहीं है. These are generally smaller and multiple, देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल हम पढ़ रहे हैं, एंड मल्टीपल मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स. तो इनका रेट ऑफ डिवीजन ज़्यादा होता है. दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. बैक्टीरिया में एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द फोर बेसिक फॉर्म्स होते हैं बैक्टीरिया के. ये इंपॉर्टेंट है. जो इरेगुलर मैंने आपको इससे पहले बोला था, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट हियर द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, 4 बेसिक फॉर्म्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो रॉड लाइक हुए तो उनको बोलते हैं बैसिलस, अगर स्फेरिकल हो गए तो कोकस, अगर कॉमन लाइक हो गए तो विब्रियो, अगर स्पाइरल हो गए तो स्पाइरलम बोलते हैं. ठीक है, ऑल्दो प्रोकैरियोट्स exhibit a wide variety of shape and function. ठीक है, the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar. All prokaryotic cells have a cell wall surrounding the cell membrane called, except in mycoplasma, जो मैंने पहले आपको बोला था. Now the fluid matrix filling the cell is called cytoplasm. बोला था, this is no there is no well defined nucleus. Genetic material is basically naked होता है साइटोप्लाज्म में. Not enveloped by any nuclear membrane. बोला था, the genetic material जो जीनोमिक डीएनए होता है comprised of a single chromosome circular DNA. अब इस एक ही स्ट्रक्चर होता है इन फॉर्म ऑफ डॉट, एक ही क्रोमोसोम बनता है. तो सिंगल क्रोमोसोम अगर आपको कभी आए, सिंगल क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए किस में, सो इट हैज़ टू बी व्हाट, इट हैज़ टू बी बैक्टीरिया, इट हैज़ टू बी दिस प्रोकैरियोटिक सेल्स. इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए. देखो एक तो जीनोमिक डीएनए हो गया जो न्यूक्लियस में होना चाहिए था, तो अब वो बाहर है. उसके बावजूद इसके पास और जो डीएनए मटेरियल होता है. मनी बैक्टीरिया है स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स. अब ये प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, दे कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. तो इन प्लाज्मिड्स का काम क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया को ये अलग से कुछ एक्स्ट्रा फायदे देता है. दे विल गिव देम एडवांटेज ओवर द अदर्स. फॉर एग्जाम्पल कोई प्लाज्मिड होगा, वो कोड करेगा प्रोटीन, वो ऐसी प्रोटीन्स बनाएगा जो रेजिस्टेंस में हेल्प करेगा. फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया, उसके लिए हमने एक एंटीबायोटिक दिया, फॉर एग्जांपल एमॉक्सिलिन दे दिया. अब फॉर एग्जांपल उस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड है, वो प्लाज्मिड एमॉक्सिलिन के खिलाफ प्रोटीन्स बनाएगा. तो वो बैक्टीरिया जो है वो उस एंटीबायोटिक की तरफ उसको रेजिस्टेंस हो गई. तो ये इसने कन्फर किया एक यूनिक फिनोटाइप, एक यूनिक कैरेक्टर दिया इसको. द प्लाज्मिड डीएनए इज आल्सो यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फॉरेन डीएनए. बायोटेक्नोलॉजी में आप ये पढ़ोगे. नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम्स. पहले ही बोला था. इन प्रोकैरियोट्स यूनिक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज. ठीक है, अब इंक्लूजन बॉडीज में क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, बट हियर यू हैव टू रिमेंबर इंक्लूजन बॉडीज किस में होती है, प्रोकैरियोट्स में. इन प्रोकैरियोट्स द सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इट अंडरगोज इनफोल्डिंग्स टू फॉर्म कोलॉइड स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोसोम. फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरियल सेल है नॉर्मल, ये ऐसे, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये ऐसे नहीं होते. जो इसका सेल मेम्ब्रेन होता है ये इनवर्ड ऐसे फोल्डिंग्स करता है, इनवर्ड फोल्डिंग्स करता है, और इस फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, मेसोसोम्स. और ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो नॉर्मल फंक्शंस होंगे जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन जो है वो निभाती है यहाँ पे. तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल. सो इसका एटीपी सिंथेसिस जो है उसका काम होता है. देयरफॉर इन प्रोकैरियोट्स मेसोसोम्स क्या बनाएंगे, एटीपी. अब एटीपी बनाने के बावजूद इसकी और फंक्शंस हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम मेसोसोम अलग से पढ़ेंगे. नाउ टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना है, 1 to 2 माइक्रोमीटर. पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर एंड वायरस का 0.02 to 0.2. तो वायरसेस शॉर्ट होंगे. ठीक है, सबसे शॉर्ट नहीं, सबसे स्मॉल होंगे ऑलमोस्ट.
नाउ सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब सेल एनवेलप देखो इन प्रोकैरियोट्स, पहले हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं, दैट इज बैक्टीरिया में। इन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया जो होता है दिस सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो अगर आपको सेल एनवेलप देखना है किसका, बैक्टीरिया का, तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं। मैं पहले ही बना के रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 3 लेयर्स हैं सेल एनवेलप के, ठीक है। इसके बाद हम पेनिट्रेट करते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले जो है सेल एनवेलप जो होता है इसका सबसे पहली वाली लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। जो मिडल वाली है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, और इनर वाली क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो है सेल वॉल होता है लाइक प्लांट सेल्स, बट सेल वॉल के बावजूद एक और लेयर होती है दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये कंपोजिशन थिकनेस में वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये लूज शीथ है ओवर द सेल वॉल, इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और अगर ये थिक और टफ है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। सो कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल टफ होता है और थिक होता है। नाउ ये जो मिडल सेल वॉल है इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट्स बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। अंडरस्टूड पॉइंट है। और इनर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज सेलेक्टिवली परमेबल एंड इंटरेक्ट with outside world and structurally similar to that of the eukaryotic cells। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सेम होता है। ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन बट टुगेदर दे एक्ट एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अंडरस्टूड है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप एंड द मैनर दे रेस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। देखो ग्राम स्टेनिंग एक स्टेनिंग है, हम बैक्टीरिया को जो है उनमें स्टेन करते हैं, ग्राम स्टेन डालते हैं। अब जिन बैक्टीरिया में स्टेन रिटेन होगी, जो स्टेन रखेंगे अपने अंदर, उनको ग्राम पॉजिटिव बोला गया। ये आप अगर आप अपने एमबीबीएस के अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी आगे जाके पढ़ी तो ग्राम स्टेनिंग डिटेल में, लेकिन आपको उसकी डिटेल में जाना ही नहीं है, ठीक है। अब दोज बैक्टीरिया विच टेक अप द ग्राम स्टेन उनको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, विच डू नॉट टेक उनको ग्राम नेगेटिव, ठीक है। नाउ द mesosomes formed by the extension of plasma membrane into the cell is present in the form of VTL। ये VTL नहीं लिखा है NCERT पे, तो वहाँ पे लिखा है वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। अब ये आता है क्वेश्चन, और ये ना इट्स अ काइंड ऑफ अ फैक्चुअल थिंग, और ये आपको क्रैम करके रखना पड़ता है। तो मैंने अपने टाइम पे बनाया था, कश्मीरी में हम बोलते हैं विटल, तो जानवर है तो कीड़ा टाइप। तो वर्टिल का मतलब होता है वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। सो आप अपनी तरफ से कुछ बना सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करना है। एंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। पहले मैंने आपको बोला था एटीपी सिंथेसिस, लेकिन उसके बावजूद देखो कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है। सबसे पहले रेस्पिरेशन वही ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, ये ना एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दूसरा सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो आपने देख लिया जब इनफोल्डिंग्स करेगा, एंड कंटेन्स एंजाइम्स। नाउ इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स व्हिच कंटेन पिगमेंट्स। सो क्रोमेटोफोर्स का मतलब आपको नाम से ही पता चलता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में हमको लगता है कि इसमें कलर होगा, क्लोरोफिल होगा, जैसे वैसे ही क्रोमा मतलब कलर, दैट आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स व्हिच कंटेन pigment, right? Now coming on to this motility of the bacteria may be motile, ये या तो मूव कर सकते हैं या नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव अ थिन filamentous extension from their cell wall called flagella। so flagella एक स्ट्रक्चर है, थिन flagella एक एक्सटेंशन होता है किससे, सेल वॉल से, जो कि मोटिलिटी में मदद करता है। बैक्टीरिया शो रेंज ऑफ इन द मूवमेंट एंड नंबर ऑफ फ्लैजला, छोड़ो इसको। बैक्टीरिया फंक्शन, फ्लैजलम जो होता है बैक्टीरिया का, फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है, ये है फ्लैजला। इस फ्लैजला के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले बेसल बॉडी होती है यहाँ पे इन द सेल में, दिस सेल वॉल में। दूसरा हुक, तीसरा फिलामेंट। देखो ये मानो फॉर एग्जांपल आप सेल वॉल, ये मानो आप बेसल बॉडी, ये मानो आप हुक, और ये मानो आप हुक, और ये मानो आप फिलामेंट होगा वो थ्रेड लाइक जो आउटर एक्सटेंशन होगी इसकी। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट एंड एक्सटेंस फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। नाउ बिसाइड्स फ्लैजला, इस फ्लैजला के बावजूद देयर सम बैक्टीरिया पोजेस 2 more स्ट्रक्चर्स अटैच्ड टू सेल सरफेस विद द हेल्प ऑफ विच दे अटैच टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स एंड आल्सो होस्ट टिश्यू कॉल्ड पिले एंड फिम्बरी। देखो काफ़ी बार आपने इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स देखा होगा, क्वेश्चन आता है कि मोटिलिटी के लिए स्ट्रक्चर कौन कौन प्रेजेंट है, वहाँ पे दिया होता है पिल्ली, फिम्बरी, फ्लैजला, ऑल ऑफ दीज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज लिखते हैं क्योंकि उनको लगता है फिम्बरी और पिल्ली जो है वो भी मोटिलिटी में मदद करते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ फ्लैजला मोटिलिटी में मदद करता है। ये पिल्ले और फिम्बरी जो है वो एडहेशन में, अटैच टू द सरफेस, अटैचमेंट टू द रॉक सरफेस और अटैचमेंट टू द होस्ट, उसमें मदद करता है, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन पिल्ले एंड फिम्बरी, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना है, जो शॉर्ट होगा वो ज़्यादा होंगे, जो लॉन्ग होगा वो कम होंगे, ठीक है। नाउ पिल्लाई जो होता है ये इलोंगेटेड होता है एंड मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। सिमिलरली फिम्बरी जो होता है, फिम्बरी ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्रेडिंग आउट द। सो लॉन्ग कौन होता है, पिल्लाई होता है लॉन्ग, एल है ना इसमें, पिल्लाई लॉन्ग, और फिम्बरी हो गया शॉर्ट, इसका अपोजिट। नाउ राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, दिस अनदर टॉपिक।
सबसे पहले राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले आपको याद रखना है कि राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम एटीएस बोलते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं उनको हम 70s बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पहले ही बोला था। सेवरल राइबोसोम्स गेट अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द चेन्स ऑफ आरएनए इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए को होती है ट्रांसक्रिप्शन, एक स्टेप जो कि बनाता है mRNA। ये mRNA साइटोप्लाज्म में आके जो है राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट होकर बनाता है प्रोटीन। इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। नाउ ड्यूरिंग दिस ट्रांसलेशन, अगर ये एक mRNA स्ट्रेन है, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ अटैच हो जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। सो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन क्या है, सेवरल राइबोसोम्स बहुत है, mRNA स्ट्रेन लेकिन एक ही है। द राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर अटैच्ड एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं। दे आर अबाउट, ये थोड़ा अगर आपको अच्छी लेवल की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है तो ये साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 to 20 नैनोमीटर इन साइज एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। हर राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 70s लोगे ना, 70s के 2 सब यूनिट होते हैं, 50s और 30s। अब 50s और 30s को ऐड करके 80s नहीं लिख लेना, ये वैसा एडिशन नहीं है, ये स्वेडबर्ग यूनिट होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 50 + 30 इज इक्वल टू 70, नॉट 80। ठीक है, 70s राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, इंक्लूजन बॉडी जो मैंने आपको बोला था यूकैरियोट ये ना प्रोकैरियोट्स में होती हैं, ये इनमें क्या होता है, इनमें रिजर्व मटेरियल होता है एक बैक्टीरिया में। फॉर एग्जांपल फूड हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए, स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये पहले से हमको पता है क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होंगी ही नहीं, लाइक फ्री इन द साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल है, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल क्या करते हैं, स्टोर स्टार्च। और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आपको पहले ही बता देता है कि ग्लाइकोजन स्टोर है। इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, ठीक है, ग्रीन पर्पल ब्लू ग्रीन, इनमें होते हैं गैस वैक्यूल्स। सो गैस वैक्यूल्स किन में होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज द फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, देखो यार, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड किंगडम। देखो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। अब इसमें जो सिर्फ पहला वाला है दैट इज मोनिरा हो गया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा हो गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, उसके बाद फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, ये भी सब यूकैरियोट्स ही होते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से जो 4 है वो किस में आती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स, उनमें यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स व्हिच कॉज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इन साइटोप्लाज्म। तो ऑब्वियसली जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे तो कंपार्टमेंट्स बनेंगे अलग अलग साइटोप्लाज्म में। membrane bound and variety membrane bound nucleus and variety of complex locomotor and cytoskeletal structures. Now the genetic material of eukaryotes is organized into chromosomes. क्रोमेटिन का क्रोमोसोम कब बनता है, सेल डिवीजन के टाइम, ये याद रखना। ऑल यूकैरियोट, और सिंगल क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट और एनिमल सेल की डिफरेंस करें, सबसे पहले सेल वाल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, इसमें प्रेजेंट नहीं होता एनिमल में। अब प्लास्टिड्स किस में होंगे, प्लास्टिड्स आर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स में ही होंगे, एनिमल्स में थोड़ी होंगे। हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो मैंने वैक्यूल बोला था, वैक्यूल बड़ा किस में होता है, प्लांट सेल में। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए, और इसके बावजूद सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, मैंने आपको बोला था सेंट्रोजोम एक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं किसमें, प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। राइट, नाउ कमिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पहले बोला था दोनों के लिए सेम है, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। फॉर द स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन आरबीसीज स्टडीड, बोला था क्यों ह्यूमन आरबीसीज को हम लेते हैं, विद एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एडवेंट जो है ये आपको आ सकता है 1958, डेट याद रखना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, बट लेटर हमको क्या पता चला, बट लेटर हाँ ठीक, लिपिड बाइलेयर, बट लेटर क्या पता चला हमको, जो मेजर लिपिड्स होते हैं किसमें, फॉर एग्जांपल ये एक सेल मेम्ब्रेन, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हमें पता चला इसमें ऐसे 2 लेयर्स लिपिड्स के होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेजर लिपिड्स इसमें होते हैं, दे आर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, दे आर फॉस्फोलिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोग्लाइसराइड्स। ठीक है, एंड दे आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। ठीक है, अब इसके बावजूद जो है अभी आपने क्या मतलब आपको क्या आया समझ अभी तक, कि जो एक सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड बाइलेयर होती हैं, और उसके बाद जो है जो मेन लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोग्लाइसराइड्स होते हैं। नाउ
इन द बाइलेयर द लिपिड्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द पोलर हेड मतलब पोल मतलब हाइड्रोफिलिक जिसको वाटर की तरफ अट्रैक्शन होगा, फेसेस टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल फेसेस टुवर्ड्स द इनसाइड इनर पार्ट। आया आपको समझ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन है, अब आपको इसमें लिपिड, अब फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, इसका हेड है, ये हेड है और ये टेल है। ये जो हेड होता है, हेड क्या होता है? ये होता है पोलर, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक, और जो ये टेल होती है हाइड्रोफिलिक। तो आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसे रखना है कि दैट दिस हाइड्रोफिलिक जो होते हैं दे फेस टुवर्ड्स आउटसाइड। फॉर एग्जांपल ये अगर एक ऐसे ऐसे होंगे, ये अगर एक लेयर है इसमें ये इनका अरेंजमेंट ऐसे होगा, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ये सच दैट जो पोलर हेड्स है वो आउटसाइड है और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक जो टेल्स है वो टुवर्ड्स इनसाइड है, उनको इंटरेक्शन नहीं हो रही है यू नो वाटर के साथ, एक्वस के साथ। अब देखो दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल जो है ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड्स इट आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग आरबीसीज हैव अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन, 40% लिपिड। ठीक है, तो आपने क्या अभी तक देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक तो लिपिड बाइलेयर होती है और उसके बावजूद प्रोटीन्स होते हैं, और बायोकेमिकल स्टडी से हमें ये भी पता चला कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब अगर आपको बोलना होगा कितना परसेंट कितना ह्यूमन आरबीसी में, आपको बताना है कि 52% क्या है, प्रोटीन्स हैं, और लिपिड सिर्फ 40% है, जबकि आपको लगा था बाइलेयर में ज़्यादा लिपिड ही होगा। ठीक है, नाउ जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन में, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ और ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, अब इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होते हैं जो कंप्लीटली बरी हो गए। फॉर एग्जांपल ये अगर एक लेयर है, एक प्रोटीन ऐसे आ गया, उसको कंप्लीटली बरी हो गया, उसने एक चैनल टाइप बनाया, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अब अगर ऐसे पेरिफेरी पे है जो कि डीप जो है, जो कि डीपली नहीं जाता उतना इस लिपिड बाइलेयर में, सिर्फ पार्शियली जो है सरफेस पे थोड़ा डिप हो जाता है इसमें। ठीक है, नाउ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड मॉडल। इसका जो है किसने दिया था, सिंगर निकोलसन ने, ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन, और डेट के साथ याद रखना है 1972, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इसने क्या बोला, जो लिपिड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में इट इज़ सेमी फ्लूइड क्वाजी फ्लूइड, मतलब ये सॉलिड नहीं होता, ये एक जेली टाइप बनाता है, जिसकी वजह से लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइडिटी देयर इज लेटरल मूवमेंट, दैट इज साइडवेज मूवमेंट। ठीक है, नाउ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, द फ्लूइड नेचर ऑफ दिस मेम्ब्रेन जो है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर from the point of view of function. For example, cell growth, formation of intracellular junctions, secretions, endocytosis, cell division, all these functions require that the cell membrane जो है it should not be that much tough. So for this reason it has to be maintained in the semi-fluid, quasi-fluid type of configuration, so that it looks like a jelly and it is able to perform the functions which it is meant to perform. Now फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सबसे पहले सेल ग्रोथ, सिक्रीशन, ये आपको पता होगा। अब देखो ये जो मैंने कलर में मार्क की है ये इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन और ट्रांसपोर्ट, ये भी आपको पता होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है इसको हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेबल है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट, कुछ को नहीं करता, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, डिपेंडिंग अपॉन द solubility of that molecule. ठीक है, टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ ए मेम्ब्रेन। अब देखो यार ट्रांसपोर्ट दो टाइप को होता है, अगर हमें एनर्जी ज़रूरत नहीं है और ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, सोडियम पोटेशियम पंप। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है तीन टाइप का है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूट जो है वो डिफ्यूज होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और सिंपल मूवमेंट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाई टू लो। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर, अगर मूवमेंट ऑफ वाटर हुई अलॉन्ग द व्हाट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये पैसिव है लेकिन इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं बिकॉज ऑफ वाटर। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो होता है जिसमें हम ऑब्वियसली हमें एनर्जी नहीं लगती, हमें जो है जो ट्रांसपोर्ट है वो obviously along the concentration gradient, that is from high concentration to low concentration, लेकिन to transport those molecules we require special type of proteins which are called carrier proteins, उस type of diffusion को बोलते हैं facilitated diffusion. This is the movement of polar molecules through a non-polar lipid bilayer. आपको पता है tails are projected towards the inside, so उस non-polar environment में पास करने के लिए इसको channels चाहिए होती हैं। ठीक है, carrier proteins चाहिए होते हैं।
नाउ कमिंग ऑन द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, किस में सेल वॉल होता है, फंजी और प्लांट्स में। नाउ सेल वॉल इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द आउटर, सबसे ये नॉन लिविंग होता है, इट्स नॉट लिविंग लाइक दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजी एंड प्लांट्स, तो ऑब्वियसली सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। नाउ सेल वॉल गिव्स शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस। इट ऑल्सो हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए मदद करता है एंड प्रोड्यूस बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अगर सेल के बाहर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स है तो ये इसको अंदर आने नहीं देता, ये बैरियर उसके सामने रुकावट बन के रह जाता है, ठीक है। इन अलगी द सेल वॉल जो होता है ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अलगी में किस किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए निमोनिक बनाई मैंने CGMC, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट, CGMC। इन अदर प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ CHPP, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो नॉर्मल प्लांट सेल्स में क्या किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स, वाइल एज इन अलगी इट इज मेड अप ऑफ CGMC, मतलब सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ इन यंग प्लांट्स, अगर आप यंग प्लांट्स की बात करें, जो सेल वॉल होता है इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, तो ऑब्वियसली ये अभी पूरा टफ जो है, सेल वॉल टफ होता है तो इसकी टफनेस अभी पूरी नहीं होगी, तो ये थोड़ा फ्रेजाइल होगा, तो इट्स कैपेबल ऑफ ग्रोथ। उस टाइम जो है इट इज़ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल, तो ग्रो कर सकता है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अब देखो जैसे सेल मैच्योर कर रही होती है, द ग्रोइंग कैपेसिटी जो इस प्राइमरी सेल वॉल की होती है वो कम होती है, और इसके बदले जो है ए सेकंड लेयर गेट्स फॉर्म्ड इन द इनर साइड टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेकेंडरी मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब क्या है इसका, देखो यार, ये अगर एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है इनिशियल स्टेज में। ये क्या बोल रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है, सेकेंडरी सेल वॉल बनता है टूवर्ड्स द इनर साइड, मतलब टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इन प्लांट्स द वेरियस neighboring cells are glued together by a layer made up of calcium pectate called middle lamella. For example, आप एक सेक्शन देखो प्लांट सेल्स का, ये एक सेल, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल। अब देखो ये प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस मैंने बनाया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनका, तो ये जो स्क्वायर्स रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर्स क्या है, स्क्वायर्स आर व्हाट, स्क्वायर्स आर द सेल वॉल, ठीक है। अब इनके बीच में ना, सेल वॉल्स के बीच में एक लेयर होती है मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, उसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स इज कनेक्टेड बाय कनेक्शंस कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा विच ट्रांसफर्स सेल वॉल और मिडल लैमेला। तो देखो इस सेल वॉल और मिडल लैमेला के, अब देखो अगर हम फर्स्ट और सेकंड सेल के बीच में आपको बनाना है कनेक्शन, तो जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ये तो इसको किस किस चीज़ को पेयर्स करना है, एक तो इस सेल की सेल वॉल को और मिडल लैमेला को, मिडल लैमेला जो इनके बीच में कनेक्शन था। नाउ कमिंग ऑन द ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोट्स, ऑर्गेनेल्स जो है, ऑर्गेनेल्स हम पहले क्लासिफाई करते हैं उन ऑर्गेनेल्स में जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एक ने किया, उसने फिर दूसरे को काम दिया करने के लिए, दूसरे ने कुछ काम किया, उसने फिर तीसरे को, फॉर एग्जांपल ये एक जो है, एक को हमने काम दिया, ये फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, इसको तुमको बनाना है, तो इसने पहला स्टेप किया, इसने दूसरे को दिया, दूसरे ने दूसरा स्टेप किया, तीसरे ने तीसरा स्टेप किया, और फाइनली हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया। तो जो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं उनको अलग से हमने क्लासिफाई किया, और जो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, अलग अलग करते हैं, उनको हमने दूसरी कैटेगरी में रखा। अब जो ऑर्गेनली फंक्शनिंग कोऑर्डिनेशन, उनको इसको हमने नाम दिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें इग्लू आता है, इग्लू मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। तो ये 4 ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार MCQ आया है कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेली आती है और कौन कौन सी नहीं आती, राइट। नाउ कमिंग ऑन द ऑर्गेनेल्स फंक्शन डिस्टिंक्टली नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इट इंक्लूड्स द अदर ऑर्गेनेल्स जो अब रह गई इसके बगैर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। फर्स्टली कमिंग ऑन टू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें मतलब आपको पहले याद रखना चाहिए कि नाम में ही जो है मतलब थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। एंडोप्लाज्म मतलब विद इन द प्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो ये साइटोप्लाज्म में जो है, साइटोप्लाज्म एक नेटवर्क टाइप होता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमें पता क्या चला यूकैरियोटिक सेल्स की प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क लाइक रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इसी को हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। मैं अब सेल वाला नहीं बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूँ। अब इस साइटोप्लाज्म का पार्ट जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आया, इसको हम बोलते हैं इंट्राल्यूमिनल, वाइल जो बाकी रह गया बाहर उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राल्यूमिनल, ठीक है। इंट्राल्यूमिनल
compartment or extraluminal compartment. So inside the ER cytoplasm. Moving forward, जो ER है, ER is divided into two parts. अटैच्ड विथ राइबोसोम्स, अटैच्ड विथ राइबोसोम्स और विदाउट अटैच. देखो यार, सबसे पहले ये होता कैसे ना इस सेल में, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के साथ स्टार्ट होता है इसका पहला वाला पार्ट, ये है इसका पहला वाला पार्ट. उसके बाद ये एक्सटेंशन. अब आप देखो जो पहला वाला पार्ट है इस पे ये डॉट्स है, मतलब इस पे राइबोसोम्स अटैच है. और जो ये लास्ट वाला पार्ट है विच इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, द राइबोसोम्स दीज डॉट्स आर नॉट अटैच टू इट्स सरफेस. सो इस वाले पार्ट को जिस पे डॉट्स अटैच है इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स नहीं है. नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन में काम करेगा. अब ये पार्ट होता है कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. देखो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे ये कंटिन्यूअस है, राइट. अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है, रफ का आपने पता लगा लिया प्रोटीन, स्मूथ का होता है लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, राइट. नाउ गोल्जी अपैरेटस दूसरी जो है. अब ये क्या है, देखो गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों क्या है, दोनों दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब देखो न्यूक्लियस में क्या हो, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है उससे सेंट्रल डोग्मा होकर प्रोटीन्स बने. अब इन प्रोटीन्स की सॉर्टिंग करनी है. अब ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी नॉट सॉर्टिंग, पहले मैंने क्या आपको बोला था कि एमआरएनए निकलता है न्यूक्लियस से फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन. उस एमआरएनए की ट्रांसलेशन होती है राइबोसोम से. राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स क्या करेंगे, प्रोटीन्स जाएंगे गोल्जी बॉडी के पास, वहाँ पे इनकी सॉर्टिंग होगी और ट्रैफिकिंग होगी. उसके बाद जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, राइट. तो इन्होंने कोऑर्डिनेटेडली फंक्शन किया ना, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बनाए, गोल्जी अपैरेटस सब उन्हीं को सॉर्ट करेगा, उन्हीं को ट्रैफिक करेगा टू डिफरेंट. तो इसकी वजह से इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया. नाउ गोल्जी अपैरेटस वर डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, एज डेंस स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस. अब देखो यार यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे भी आपने नेटवर्क पढ़ा, ठीक है, नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. वाइल इसमें भी आपने क्या जो है इसमें भी आपने पढ़ा रेटिकुलर, डेंसली रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द. अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे डेंसली रेटिकुलर लिखा होगा. अगर डेंसली रेटिकुलर लिखा होगा, ये मैं आपको ऐसे ही फैक्चुअल बता रहा हूँ निमोनिक टाइप. अगर आपको डॉक्टर होगा, डॉक्टर मतलब डेंसली रेटिकुलर, मतलब गोल्जी बॉडी है, डॉक्टर जीबी, ठीक है. और अगर आपको कोई और नेटवर्क बोला या रेटिकुलम बोला तो वो आपको पता है वो क्या हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क सैक्स और सिस्टर्नी. ये देखो ये जो मैंने आपको बनाए थे ना गोल्जी बॉडी में, ये डिस्क लाइक, इनको सिस्टर्नी बोलते हैं. और इसका साइज़ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रो. सो ये रेंज होती है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. एंड दे आर स्टैक्ड पैरेलल. देखो मैंने यहाँ पे भी पैरेलल रखा ना इसको एक दूसरे के ऊपर. To each other, number of cisternae vary. अच्छा, these Golgi cisternae are arranged concentrically near the nucleus. So they are arranged concentrically near the nucleus. Each cisternae has two faces, two distinct faces. Convex face called cis face और कनकेव फेस कॉल्ड ट्रांस फेस. तो ये देखो ये एक सिस्टर ने मैंने फॉर एग्जांपल बनाई, ये कन्वेक्स फेस है ना, दिस इज कॉल्ड सिस. और जो अंदर वाला है ना ये कनकेव है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो सिस फेस होता है इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और जो ट्रांस फेस होता है इसको मैचुरेशन फेस बोलते हैं. मतलब देखो क्या है इसका, इट फेस, देखो ये है न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी, ये है सिस फेस और ये है ट्रांस फेस. अब सिस फेस जो है, सिस फेस फेसेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और इसको जो है यहाँ से प्रोटीन्स आ गए और वो सिस फेस की तरफ गए. तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मिंग फेस, जहाँ पे फॉर्मेशन होती है तो क्लोजली होता है ना टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वाइल जब ये यहाँ ट्रांस फेस से बाहर आता है तब ये मैच्योर हो गए होते हैं, इनकी सॉर्टिंग हो गई होती है, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, ठीक है. दिस सिस एंड ट्रांस फेज आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड. नाउ फंक्शंस क्या है गोल्जी बॉडी की. गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली फॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स टू डिलीवर ईदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड. नाउ मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड दे कम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे फ्यूज विद द सिस फेज, इट इज अंडरस्टूड दिस इज सिस फेज. Move towards maturation phase, इस वाले phase की तरफ, packed into vesicles and come out. This is the reason Golgi apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum. Now the number of proteins synthesized by ribosomes on endoplasmic reticulum are modified in cisternae of Golgi body before they are released from its trans phase. Now Golgi apparatus is the important site of formation of glycosylation of glycoproteins and glycoproteins. Glycoproteins और glycolipids हैं ये, sorry.
ग्लाइकोलिपिड्स। अब लिपिड्स और प्रोटीन्स अगर आपके पास हैं, उन पे एक ग्लूकोज की कोटिंग चलानी है जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, तो ये भी गोल्जी बॉडी ही, गोल्जी apparatus ही कराता है। नाउ कमिंग ऑन द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus जो है, गोल्जी apparatus ही बनाता है लाइसोसोम्स को, ठीक है। Now lysosomal vesicles, they are region almost all type of hydrolytic enzymes like hydrolases, lipases, proteases, carbohydrates, which are optimally, यही मतलब क्या होता है, हाइड्रोलेजेस मतलब हो गया जनरल, हाइड्रोलेजेस हो गए सारे एंजाइम्स। उनमें कौन कौन सा था? लाइपेजेस जो लिपिड्स को जो है हाइड्रोलाइज करता है, जो प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना है, अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके उसको तोड़ते हो तो उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जो कि ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं कहाँ पे? एसिडिक पीएच पे। स्टमक में आपको पता होगा ये दिस एंजाइम्स एक्ट, तो एसिडिक पीएच पे उनको एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये गोल्जी बॉडी को पैकेजिंग के लिए देता है, और लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से ही आता है, इसी वजह से हम उसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लार्ज वैक्यूल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? यू रिमेंबर इट, सिर्फ प्लांट सेल्स में, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ये भी होते हैं, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। सो एक्चुअली इसका काम क्या है? एक्सक्रीशन, क्योंकि इसने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ही नॉट यूजफुल टू द सेल, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रखा है। द वैक्यूल्स बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और उस सिंगल मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। दिस इज अ 5 स्टार मार्क, ये बहुत बार पूछा गया है, राइट। नाउ कमिंग ऑन द प्लांट सेल। जो वैक्यूल होता है, इट कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। पहले बोला था लार्ज वैक्यूल होता है किसमें? प्लांट सेल में, लेकिन कितना लार्ज? इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% तक की ऑक्यूपाई कर सकता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, हेंस कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। नाउ अमीबा जो होता है, अमीबा क्या है? अमीबा है प्रोटिस्ट, ठीक है। possesses specialized vacuole called contractile vacuole which is important for excretion। तो contractile vacuole किस में प्रेजेंट होता है? अमीबा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनमें, which are formed by engulfing the food material। so food vacuoles, protists और अमीबा में क्या होता है? contractile vacuole। now coming on to the mitochondria which is the powerhouse of cell। वेट अ सेकंड, देखो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए बहुत। अब ये क्या होते हैं? दीज आर सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप, सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप। यहाँ पे मैंने आपको बनाया, ये ऐसे गोल टाइप नहीं होते, ये ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं, जिनका अगर हम इनका डायमीटर देखें, डायमीटर इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर। और अगर हम इनकी लेंथ देखें, दैट इज 1 to 4.1। ये इंपॉर्टेंट है यार, माइटोकॉन्ड्रिया में डायमेंशंस भी याद रख लेना, ठीक है। एलोंगेटेड और कर्व्ड होते हैं। ना माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, इसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है with the outer membrane and inner membrane dividing the lumen distinctly into aqueous compartments in two aqueous compartments, outer compartment and inner compartment। this is understood। for example ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अब इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, अब जो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन में जगह बची, इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर कंपार्टमेंट। और ये बीच वाली इनर कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब आउटर कंपार्टमेंट जो होते हैं, इट फॉर्म्स ए लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, ये समझ आ गया। नाउ इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। अब ये जो मैंने अभी आपको बनाया था ऐसे आउटर मेम्ब्रेन, अब ऐसे बनाया था इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन ऐसे थोड़ी होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है इन द फॉर्म ऑफ फोल्डिंग्स। कैसे? लाइक दिस, देखो इनर मेम्ब्रेन होता है ऐसे, और इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। क्रिस्टे सिंगुलर है, क्रिस्टा। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया। नाउ द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप रेस्पिरेशन में, प्लांट रेस्पिरेशन में ही पढ़ोगे आराम से, हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसको अलग से अपना भी डीएनए है, सेल का छोड़ो, अपना भी डीएनए है उसको, ठीक है। few RNA molecules, ribosomes and the compartments required for protein synthesis। now the matrix of mitochondria also possesses single circular DNA molecule, few RNA molecules, ribosomes and तो आपको इस चीज़ से ये नहीं लगता कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपने आप में ही एक प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी तो यही चीज़ें थी, राइट।
तो ये आपको थोड़ा प्रीडायलेक्टेशन होनी चाहिए ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट डिवाइड्स बाय फिशन, ठीक है, बाइनरी हो सकता है, टेरनरी हो सकता है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया के दो माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन, तो पहले स्टेन करना पड़ेगा सेल को, उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया हम देख सकते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेसिफिक स्टेन होती हैं, राइट। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। पहले ही बोला था माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो जितना सेल का फंक्शन होगा उतना पावर हाउस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब उतने माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज़्यादा होंगे, राइट। Their shape and size also varies considerably, but typically it is sausage shape. Sausage shape आपको मैंने समझाया था, sausage shape मतलब जो elongated हो और curved हो, ठीक है, और cylindrical having a diameter of this and that, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। Now coming on the plasmids, plasmids सिर्फ plant cells में होते हैं और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन होते हैं, राइट। देखो like mitochondria, these are eukaryotic cell organisms found in all plants and euglenoids, तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, ठीक है। और यूग्लिनाइड्स प्रोटिस्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था सेकंड किंगडम, मोनिरा के बाद कौन आता है, किंगडम प्रोटिस्टा। दे आर लार्ज ऑर्गेनिल्स देयरफॉर ऑब्जर्व्ड इजीली अंडर माइक्रोस्कोप। अब देखो अगर आपको डिफरेंस बतानी होगी माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें प्लास्टिड में, एक डिफरेंस ये भी है ना कि जो क्लोरोप्लास्ट्स हैं वो ऑब्जर्व होते हैं माइक्रोस्कोप में आराम से, वाइल्स माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमें स्पेसिफिक स्टेन देनी पड़ेगी। नाउ दीज ऑर्गेनिल्स इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट ड्यू टू पिगमेंट स्टोर्ड इन देम। अब देखो कैटेगरीज ऑफ दीज पिगमेंट्स, कैटेगरी डिपेंड ऑन, मतलब आपके पास प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स में अब आपने क्या बोला कि प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब कौन से प्लास्टिड में कौन सा पिगमेंट है, इस बेसिस पे हम प्लास्टिड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो वाले प्लास्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। वो वाले प्लास्टिड्स जिनमें कैरोटिनॉइड फैट सॉल्युबल है, पिगमेंट होता है, सिर्फ कैरोटिनॉइड होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, उनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। और वो प्लास्टिड्स जिनमें जो है जो वेरियस शेप का, जिनमें वेरियस शेप छोड़ो, जिनमें कोई पिगमेंट होता ही नहीं है, उनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब वाइट मतलब कोई पिगमेंट ही नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट्स जिनमें कैरोटिनॉइड्स ही होंगे सिर्फ, उनको क्रोमोप्लास्ट्स। और जो जिनमें क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स होंगे उनको क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट्स जो होते हैं दे ट्रैप लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट दे गिव पार्ट ऑफ ए प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर डिपेंडिंग अपॉन द कैरोटिनॉइड पिगमेंट। और जो ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं इनमें मत है कोई व्हाट इज कॉल्ड एज दिस, इनमें कोई पिगमेंट है ही नहीं, तो सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, कलर कैसे दे सकते हैं, तो इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। अब देखो वो वाले ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करेंगे उनको हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट्स। वो वाले ल्यूकोप्लास्ट्स जो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं एलुरोप्लास्ट। ये कैसे याद रख सकते हो आप, अगर आपने 12th में, अगर आप एंट्रेंस भी पढ़ रहे हो, 12th में आप पढ़ोगे एलुरॉन लेयर इन द सीड, तो एलुरॉन लेयर किसकी चीज़ की बनी होती है, एलुरॉन लेयर बनी होती है प्रोटीन की, तो एलुरोप्लास्ट में प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, ये ना स्टोर होंगे। एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च जो है वो होगा स्टोर। और इलियोप्लास्ट्स, ELAIO, इनमें होंगे ऑयल्स एंड फैट्स। अब देखो ये जो पोटैटो होते हैं ना, पोटैटो आपको एग्जांपल लेनी है हर बार, पोटैटो में स्टार्च होता है एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एमाइलोप्लास्ट, राइट। कमिंग ऑन द क्लोरोप्लास्ट्स, अब क्लोरोप्लास्ट हमको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, राइट। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, पहले ही बोला था इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। अब ये कैसा हो सकता है, लेंस शेप्ड हो सकता है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक व्हाटएवर। ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स द इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमेबल, लेस परमेबल टू द आउटर। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल है, ठीक है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये जो है ना, ये अंदर वाली सारी, जैसे वहाँ पे मैट्रिक्स था, यहाँ पे स्ट्रोमा है। माइटोकॉन्ड्रिया में बोला था हमने मैट्रिक्स जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी होगा उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। विच कंटेन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। ये आप देख रहे हो थाइलाकॉइड्स ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 है ना, स्टैक्ड ओवर ईच अदर, दीज आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स, ठीक है, थाइलाकॉइड्स। एंड दीज थाइलाकॉइड्स कंटेन क्लोरोफिल, इन्हीं थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल। दीज थाइलाकॉइड्स जो होता है, अगर आप देखोगे दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स, दे, इनको जो है हमने एक दूसरे के ऊपर एक ना रैक के हिसाब से रखा है, लाइक पाइल्स ऑफ ए कॉइन, जैसे हमने कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर पाइल अप किया है, और इस पाइल अप को बोलते हैं ग्राना, ठीक है। ग्राना सिंगुलर और ग्रानम, सिंगुलर ग्रानम है, ग्राना प्लूरल है, या इंटरग्रानल थाइलाकॉइड्स। फॉर एग्जांपल एक इस थाइलाकॉइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमने किया ना पाइलअप, इसको अब बोलते हैं ग्राना, ग्रानम, एक को ग्रानम। अब जब यहाँ से हमने एक और बना लिया,
तो ये भी क्या है, ग्रानम। दोनों को क्या बोल देंगे हम, ग्राना। अब क्या होता है, कभी कभार एक थैलेकॉइड इनके बीच में ऐसे आ जाता है जो इन दो जो ग्रानम है उनको कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरग्रानल थैलेकॉइड। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमेले कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना। अच्छा, ये जो इंटरग्रानल थैलेकॉइड्स है ना, इसके बावजूद ऐसे ही जो रेड में इसमें मैंने बनाए हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच कंटेन ग्राना which contain actually thylakoids of different grana, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेले। नाउ द स्पेस विद इन द ईच थैलेकॉइड एनक्लोज्ड बाय थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ल्यूमेन। देखो ये ग्राना है ना, ये ग्राना, इसको मैं यहाँ पे मैग्नीफाई ऐसे, इसके अंदर जो स्पेस होगी उसको हम बोलते हैं क्या, ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। यार ये वैसा ही जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में था। तो आपने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसी दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि अपने अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स हैं उसके। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। तो लीव्स में ही होती है ना असली फोटोसिंथेसिस, लाइट ट्रैपिंग। तो ज़्यादा कहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट चाहिए, mesophil cells of what, plants, or leaves are leaves plant. Now chloroplasts have an average length of this and width of this, ये आपको याद रखना है। अब इससे आप एस्टिमेट कर सकते हो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 0.2 to 0.5 एंड 1 to 4.1 ऐसा ही था कुछ, तो इसमें इससे ज़्यादा ही है। नाउ द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल आल्सो वेरीज। फॉर एग्जांपल 1 सेल इन क्लैमिडोमोनास विच इज अ ग्रीन अलगा टू 2 to 40 सेल्स इन मीजोफिल। मीजोफिल में सबसे ज़्यादा होता है जो कि लीव्स में होते हैं, मीजोफिल सेल्स में सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नाउ कमिंग ऑन द यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या था, 70s, ये 80s होगा। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेट, जिसकी वजह से इनको हम पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। In 1953 under microscope as dense particles. Now ribosomes are composed of RNA and proteins. RNA और प्रोटीन का बना होता है and are surrounded by any and are not surrounded by any membrane. Eukaryotic ribosomes are 80s whereas prokaryotic 70s. S is a Swedberg unit which stands for sedimentation coefficient. Both prokaryotic 70s and eukaryotic ribosomes आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये मैंने आपको अभी बोला था, ऑड वाले 70 में ऑड 70 ऑड 50 ऑड 30 ऑड, सिमिलरली 80 में इवन 80 इवन 60 इवन 40 इवन 60 + 40। साइटोसिकल्टल। साइटोसिकल्टल कैसे क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में अगर सिकल्टल सिस्टम देखिए तो हम बोन्स देखते हैं, राइट, जो कि फ्रेमवर्क बनाते हैं और हमारी बॉडी को जो है इंटीग्रिटी देती है, इसको जो है फर्म बनाती है। सिमिलरली साइटोसिकल्टल वो वाले प्रोटीन्स होंगे एक सेल में जो इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। द इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फाइलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट द साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइटोसिस। इसमें 3 टाइप के फाइबर्स साइटोसिकल्टल प्रोटीन्स होते हैं, तो हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। बट इसके 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी इज इंपॉर्टेंट, मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। तो ये हम साइटोसिकल थोड़ा आगे पढ़ते हैं। सब उससे पहले हम पढ़ते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला किस चीज़ के लिए होता है, आपको पता है ना, किस चीज़ के लिए। सीलिया और फ्लैजिला होंगे मूवमेंट के लिए, पिलाई और फिम्बरी होंगे हाँ अटैचमेंट के लिए। सीलियम और इसका देखो, दीज आर हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है। पहले मैंने आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि जो फ्लैजिला मतलब जो जितना लंबा होगा उसका जो नंबर होगा वो कम होगा, जो लंबे होंगे वो कम होंगे, जो छोटे होंगे वो ज़्यादा होंगे। फ्लैजिला क्या है, ये कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट, तो ये कम होंगे और सेलुलर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड इट इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की तरह नहीं होता, जहाँ पे मैंने आपको बोला था वो ना, जब हमने पढ़ा था फ्लैजिला जहाँ पे हमने पिलाई फिम्बरी भी पढ़ा था, यहाँ पे हम यूकैरियोट सेल पढ़ रहे हैं ना। नाउ इन सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स बोट काजिंग मूवमेंट ऑफ द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। ओर्स का मतलब पता है क्या होता है, ओर्स का मतलब अगर ये बोट होता है ना, तो यहाँ से वो ओर्स जो अप्लाई करते हैं ना, मतलब जब नाव चलाने के लिए जो पानी को पीछे धक्का देती है और खुद वो आगे चले जाती है, दैट इज कॉल्ड ओर्स। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द सीलियम एंड द फ्लैजिलम शोज, क्या उससे हमें क्या पता चला, दैट दे आर कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है इस वाली में, ये एक फ्लैजिला या सीलिया ले लो, इसको जब हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पढ़ा तो हमने उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ऐसे है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद क्या है, द कोर कॉल्ड एज एक्सोनियम पोजेसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये कोर है और इसको क्या बोलते हैं, एक्सोनियम। और एक्सोनियम जो है, एक्सोनियम इज सराउंडेड बाय दिस फिलामेंट्स, राइट। सो व्हाट आर दे कॉल्ड, माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। तो हमने इनको ऐसे बीच में काट दिया ना, तो तभी हम ऐसे उसको ऐसे देख रहे हैं। देखो मतलब क्या,
ये जो फिलामेंट्स हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये ऐसे ऐसे पैरेलली ऊपर की तरफ रन कर रहे थे ना, फिर जब हमने इसको ऐसे काटा तो हमें ऐसा दिखा ये ट्रांसेक्शन में, ठीक है। नाउ द एक्सोनियम यूजुअली हैज़ 9 पेयर ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ डबलेट लोकेटेड सेंट्रली। अब देखो, अगर हम इसको इरेज करेंगे ना, जो मैंने अभी इसमें रेड कलर से गंद मचाई, देखो आप क्या देख सकते हो, ये जो एक्सोनियम है, एक्सोनियम के अंदर पहले क्या है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट, है ना। देखो ये यहाँ से बोलता है ना, a pair of doublets located centrally, सेंटर पे क्या है, डबलेट। अब उसके बावजूद अगर आप देखोगे ना पेरिफेरली, देयर आर 9 दीज डबलेट्स फर्दर, 9 पेयर ऑफ डबलेट्स और अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब ये 9+1 अरेंजमेंट होता है यार, इतना क्या है इसमें, 9+1 अरेंजमेंट। 9+1 अरेंजमेंट मतलब सेंट्रल में 1 डबलेट और पेरिफेरी में 9 डबलेट्स, 9+1 अरेंजमेंट इन द फ्लैजेलर cilia. Such an arrangement of axonal microorganisms is referred as 9+2 अरेंजमेंट। ये है ना, एक डबलेट है ना बीच में, ये मतलब अलग अलग होता है, पेयर ऑफ डबलेट्स। सो 9+2 अरेंजमेंट, सॉरी 9+2 अरेंजमेंट। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। ये आप एनसीईआरटी पे पढ़ लेना कि जो है कैसे इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम नहीं है, बट उसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आएगा। सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial scope. They are called 9 radial scopes यार, अगर यहाँ पे डायग्राम होती ना तो ये अच्छे से आपको समझ आता। अब रेडियल स्कोप्स जो है वो मैं आपको समझा ही देता हूँ। अब देखो यार, ये रेडियली 9 पेयर ऑफ डबलेट्स है ना, ये सेंटर के साथ ऐसे स्कोप्स के थ्रू ये ना कनेक्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियल स्कोप्स, ठीक है, रेडियल स्पोक्स। The peripheral doublets are also interconnected by proteins called linkers। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दूसरे कलर से बनता हूँ, उससे कंट्रास्ट कर लो। ये इन 2 डबलेट्स के बीच में ये है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी पीछे चले गए हम, ये आगे चले गए, इनको हम लिंकर्स बोलते हैं, लिंकर्स। और ये हो गया रेडियल स्पोक्स। अब देखो यार, बोथ cilia एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पता है क्या है, सेंट्रियोल ऑर्गेनेली है ना, जो किस में होती है, सिर्फ एनिमल सेल्स में। तो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम जो है वहाँ से अराइज होती है, और इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। जैसे वहाँ पे बोला था बेसल बॉडी हुक, नो फिलामेंट, वैसी। नाउ कमिंग ऑन द सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर कॉल्ड सेंट्रियोल। देखो ये एक ऑर्गेनेल है, कहाँ पे, एनिमल सेल्स में, इसको हमने बोला सेंट्रोजोम। अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें दो चीज़ें दिखती है, जो कि 2 सिलेंडर्स दिखते हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल। पूरी ऑर्गेनेल को क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ये है अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, एपीएम। द कोर ऑफ द सेंट्रियोल जो है, इट इज कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन, is made up of 9 evenly placed peripheral fibers of tubulin protein. Each of the peripheral fiber is a triplet. The adjacent triplets are also linked. अब पहले मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो है, जो हमने ट्रांसेक्शन पढ़ा था, ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा था इसका, फ्लैजेला का, वो भी क्लियर नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नाउ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनिशियस, जिसको हम बोलते हैं हब, is connected to the tubules with peripheral triplets by radial spokes made up of protein, ठीक है। Central forms the basal body of cilia and flagella. Central also forms the spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division। अब देखो यार, क्या सबसे पहले आप सेंट्रियोल पढ़ोगे। सेंट्रियोल में अगर आप देखो, अगर आप इस सेंट्रियोल को ऐसे काटोगे, फिर ट्रांसफर सेक्शन देखोगे, आप क्या देखोगे, आप देखोगे सेंटर होता है प्रोटीनिशियस, उसके बावजूद पेरिफेरी पे जो है ट्रिपलेट्स होते हैं, कितने, 9। ऐसे ही मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये जो सेंटर है, ये जो कोर है, इसको हम बोलते हैं हब, ठीक है। अब इसके बावजूद इसको हम बोलते हैं कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन। क्या, कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो यार, ये जो सेंट्रल पार्ट, इसको हमने प्रोटीनिशियस होता है और हब बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, ईच पेरिफेरल ट्रिपलेट इज कनेक्टेड टू दिस हब, दिस सेंटर, विद द हेल्प ऑफ रेडियल spokes,
मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें स्पोक और स्कोप में, विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स, ठीक है। अब ये रेडियल स्पोक्स भी जो है ये भी बने होंगे किसके बने होंगे, ये भी बने होंगे प्रोटीन के। अब अगर आपको बोलेगा कोई सेंट्रियोल का अरेंजमेंट क्या होता है ट्रांसफर सेक्शन का, आप बोलेंगे 9 ट्रिपलेट्स प्लस कोई माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में नहीं, 9+0 अरेंजमेंट, राइट। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं यही बनाते हैं बेसल बॉडीज ऑफ व्हाट, बेसल बॉडीज ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया। तो वहाँ का अरेंजमेंट थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, सेंटर में भी जो है 2 पेयर ऑफ डबलेट्स होते हैं, उसके बाद जो है पेरिफेरी में 9 पेयर्स होते हैं, लेकिन ट्रिपलेट्स नहीं डबलेट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 4। अब यहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स होते हैं, और ये जो है ये जो 2 डबलेट्स होंगे जो जिस प्रोटीन से वो एक दूसरे के साथ लिंक होंगे उसको हम बोलते हैं लिंकर प्रोटीन। अब देखो यार, इसके बावजूद जो है इस सीलिया फ्लैजिला के बेसल बॉडी बनाने के बावजूद इसका काम क्या होता है, स्पिंडल बनाना, विच गिव राइज टू स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। वो हम एनिमल किंगडम ये ना सॉरी सेल डिवीजन में आपको दिखाएंगे आराम से। नाउ कमिंग ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नाउ द जेनेटिक मटेरियल होता है एक सेल का, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, अच्छा, विच इज स्टेन बाई बेसिक डाइज। तो देखो यार डीएनए क्या है, डीएनए है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये क्या है एसिडिक, तो न्यूक्लियस क्या होगा एसिडिक। अब एसिड कौन सी डाई करेगा अटेन, बेसिक डाई, क्योंकि ये बेसिक डाई की तरफ ही जो है वो उसी को रिटेन करेगा। एंड मेड अप ऑफ, जैसे अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, एंड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन्स। Now the material inside the nucleus was named as chromatin by Fleming. Chromatin term किसने दी, Fleming. During the interphase, that is cell not dividing, the chromatin is present as extended elaborate nucleoprotein fibers called as chromatin. So ये chromatin जो DNA material होता है जब इंटरफेस होता है, सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, ये ऐसी खुरदुरे टाइप से जो है एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नाउ इन एडिशन न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स न्यूक्लियर मैट्रिक्स, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म लाइक साइटोप्लाज्म, एंड वन आर मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, ठीक है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, और जो इसके बीच में स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर वाइड होती है। नाउ न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है इट प्रोवाइड्स बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ऑब्वियसली द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड आल्सो राइबोसोम्स ऑन इट, राइट। At number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its two membranes. The nuclear pores are passing through the nuclear pores are the passages through which the movement of RNA and protein molecules take place in both directions and between the nucleus and cytoplasm. This is understood point यार, इसको नहीं दिखाना आप, ठीक है। नॉर्मली देयर आर ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल बट वेरिएशंस एग्जिस्ट, सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल देखो किन मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो। कौन से, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स, पहले ही बोला था कि हमारी आरबीसी जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा स्पेस किसके लिए रखनी होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। सिमिलरली इन प्लांट्स सीव ट्यूब्स आर वेस्कुलर प्लांट्स एंड दीज आर एक्चुअली एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम इज फॉर द फूड ट्रांसपोर्ट, जाइलम इज फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट। सो फ्लोएम के सीव ट्यूब्स उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, और एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं मैमल्स के उनमें भी जो है न्यूक्लियस नहीं होता। नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, ठीक है। ऑब्वियसली क्रोमैटिन के फिर क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स आगे जाके, वेरी गुड। नाउ न्यूक्लियोलस जो होता है इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है अराउंड इट, तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस अ माइन्यूट स्फेरिकल बॉडी एंड इट्स कंटेंट्स आर कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए एक्टिवली with the expenditure of energy. Larger and more number of nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. तो न्यूक्लियस का यार, न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है अंदर, वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, वो राइबोसोम्स को बनाता है। राइबोसोम्स किस चीज़ का बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन्स का ना।
नाउ कमिंग ऑन द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपको पता है, इट इज द लूज इनडिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीनियस जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेज। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, इसमें देखो ऐसे ऐसे क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा, जो कि किस चीज़ का बना होगा, जो कि एक तो न्यूक्लिक एसिड का बना होगा और प्रोटीन्स का बना होगा। नाउ क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले डीएनए, आरएनए, बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, और सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर बेसिक। देखो मैंने पहले बोला था अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। अब देखो डीएनए आरएनए क्या है? एसिडिक। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें बेसिक एलिमेंट भी डालना था जिसके साथ ये अच्छे से रह सके, तो हमने डाल दिए हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, 4 चीज़ें होते हैं। नाउ ए सिंगल ह्यूमन सेल जो है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड होता है डीएनए का। तो अगर एक सिंगल ह्यूमन सेल लोगे ना आप, और ये डीएनए इतना थिन होता है और इतना लॉन्ग होता है, तो 2 मीटर तक ये एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। एक सेल का मतलब 46 क्रोमोसोम्स, यू नो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर। नाउ ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमेटिन प्रेजेंट इनसाइड द सेल अंडरगोज कंडेंसेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोटी बनाते समय जैसे हम पेड़े बनाते हैं, ठीक है। ईच क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर विच होल्ड्स द 2 क्रोमेटिड्स एट दिस क्रोमोसोम। देखो ये होता है एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, जो पेड़ा बनता है ना न्यू क्रोमेटिन का, वो ऐसा होता है। अब इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में होती है एक कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रोमियर। और जो ये 2 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2 ब्रांचेस बनी, उनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है। क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर। नाउ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर इज प्रेजेंट। अब ये मैं एक अलग कलर से बनाता हूँ, रोको। ये क्या है? क्रोमेटिड। ये क्या है? सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर के बाहर दोनों साइड से एक क्या है? प्रोटीनिशियस डिस्क लाइक होती है एक डिस्क, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। अब देखो यार, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है इसकी बेसिस पे, और सेंट्रोमियर क्या डिसाइड करेगा कि क्रोमेटिड जो है उनकी लेंथ क्या है, ऊपर वाली क्रोमेटिड बड़ी है, नीचे वाली है, ठीक है। उसी हिसाब से जो है हम देख सकते हैं कि 4 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। कैसे? देखो मेटासेंट्रिक हो गया, बीच में सेंट्रोमियर है और इक्वल आर्म्स हैं। नाउ सब मेटासेंट्रिक हो गया, ये एक सेंट्रोमियर है, एक आर्म बड़ी, एक आर्म छोटी और दूसरी आर्म बड़ी, ये हैं सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक आर्म बहुत छोटी होती है और दूसरी आर्म बहुत बड़ी होती है। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? सिंगल क्रोमेटिड होता है और टिप पे क्रोमोसोम, ये ना सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर इन द मिडल इक्वल आर्म्स, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग आर्म, सेंट्रोमियर स्ट्रेट एट द एंड टुवर्ड्स 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट 1 एक्सट्रीमली लॉन्ग, और टीलोसेंट्रिक पता है आपको एट द टिप। नाउ फ्यू क्रोमोसोम्स have no staining secondary on staining ये on staining होना चाहिए। few chromosomes on staining have secondary construction at a constant location which give the appearance of a small fragment called satellite। यार ये आपको याद रखना है कि देखो इसमें से क्या पता आपने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है ये सेंट्रोमियर की। देखो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर। अब कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ में ही, सब में नहीं, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। ये आपको याद रखना है बस इसमें। अब माइक्रोबॉडीज एक और टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये होते हैं और ऑर्गेनेल्स मिनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। फॉर एग्जांपल पेरोक्सिसोम्स किस लिए हमें चाहिए होते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एटसेट्रा। और समरी जो है ना चैप्टर की, उसमें बाकी सब कवर कर लिया हमने इस टॉपिक में, एक्सेप्ट जो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वहाँ पे लिखा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है सीटी होता है, सिस्टर्नियन ट्यूबुल। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेल बायोलॉजी एंड आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। एंड अगर आपको लगा अच्छा तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर कर देना, अदरवाइज़ खुद ही पढ़ लो बेटा। बाकी हाँ एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार, क्योंकि मैंने इसमें स्पीड बड़ी रखी और मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए। एनसीईआरटी पढ़ के आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। एंड चलो टेक केयर, कीप स्टडिंग, अल्लाह हाफिज़।